हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो माह सितंबर का असाइनमेंट नंबर 2 है, कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सवाल है, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग और धारा में संबंध प्राप्त कीजिए। तो देख सकते हैं अपवाह वेग क्या है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। इसे किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? वीडी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडी दिया हुआ है, तो वीडी से आप प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया है। इसमें आप देख सकते हैं एक चालक है PQ। ठीक है, इस चालक में जो हमने ये सेल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की हुई है। विद्युत धारा की दिशा आप देख सकते हो, ये दिशा है, और यहाँ पर ये P से Q की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का वेग हो रहा है, तो इस दिशा में ये जो अनुगमन वेग है VD यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है। चित्रानुसार माना किसी चालक PQ की लंबाई कितनी है? L, और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? A। तब चालक का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणित लंबाई, यानी A गुणित L। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ALN होगी। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? E हो, तो चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q = ALNE। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यदि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? VD है, तो आवेश को चालक को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? T = L/VD। ठीक है, और चालक में प्रवाहित धारा I = कितनी हो जाएगी? Q/T। तो समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? I = ALNE/L/VD। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा I = NEAVD। ठीक है, यही क्या चीज़ है? ये चालक में जो प्रवाहित धारा और जो अनुगमन वेग है उसके मध्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 व ρ2 है। इसके लिए ज्ञात करिए ρ1 व ρ2 के अनुपात। दूसरा है R1 व R2 के अनुपात। तो रो आपको पता है कि प्रतिरोधकता होती है और R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो आइए देखते हैं इनका अनुपात क्या होता है। ये चित्र है। चित्र में आप देख सकते हैं दो चालक दिए हुए हैं। एक ही धातु से बने हुए दो चालक हैं। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है? R। एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता की परिभाषा। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं ρ1 और ρ2 का अनुपात क्या हो जाएगा। ρ1 और ρ2 का अनुपात कहता है क्योंकि दोनों चालक एक ही धातु के बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता दोनों की क्या होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ का गुण होता है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? ρ1 = ρ2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। R1 और R2 के अनुपात क्या है? तो प्रतिरोधकता के लिए क्या होता है? R = ρ L/A। तो पहले चालक के लिए मान लो प्रतिरोध R1 है, तो ρ1 L1 और A1 लेंगे। दूसरे के लिए R2 ρ2 L2 और A2 लेने पर, ठीक है, L1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपका क्या मिल जाएगा? फार्मूला मिलेगा R1 = ρ1 L1/A1, R2 = ρ2 L2/A2। अब अनुपात देखना है R1/R2, तो सबको वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो आपको मिल गया ρ1/ρ2 × L1/A1 × A2/L2। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ρ1 और ρ2 दोनों क्या हैं? बराबर है समीकरण नंबर 1 से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बचा क्या आपके पास? L1/A1 × A2/L2। ठीक है, अब देख लीजिए जो A होता है वो एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्ताकार होता है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे πr² और πr²। ध्यान देना दोनों की त्रिज्या R है, इसलिए ये दोनों भी आपस में कैंसिल होंगे। बचेगा आपके पास L1/L2। तो L1 की वैल्यू है 2, L2 की वैल्यू है 4, तो R1/R2 = 1/2। तो ये मान हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया है? एक एम्पीरियन पाश के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 I/2πr है। इस संबंध के लिए 4 प्रमुख संबंधों की व्याख्या करिए। तो देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका। प्रश्नानुसार एम्पीरियन पाश के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? ये दिया हुआ है हमको, B = μ0 I/2πr। अनंत लंबाई के सरल रेखीय धारावाही चालक के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इस संबंध से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या क्या निष्कर्ष? पहला निकल रहा है R त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर तार की अक्ष के अनुदिश क्षेत्र का परिमाण समान होता है। ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? नंबर 2,
इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा स्पर्शरेखीय है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की नियत परिमाण की संकेंद्रीय वृत्त निर्मित करती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, जो कि बंदपाश बनाती हैं। ठीक है। नंबर 3 क्या निकलेगा? अनंत लंबाई के तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है तथा विद्युत धारा स्रोत अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा क्या निकलेगा? लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दक्षिण हस्त नियम, दाहिनी हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, परावैद्युतांक एप्सिलॉन तथा पारगम्यता म्यू की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम कैसे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसकी तुलना कर रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, तो देख सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए पहला क्या कहा गया है? यह उस बल की माप है जो इकाई दूरी पर स्थित दो पिंडों यानी इकाई द्रव्यमान के जो दो पिंड होते हैं एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ये बल की माप है। परावैद्युतांक क्या है? यह विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति में पदार्थ द्वारा उत्पन्न किया गया विरोध है, ये उसकी माप है। पारगम्यता क्या है? किसी पदार्थ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप है। ठीक है। फिर जो जी होता है इसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और जो दूसरा ये परावैद्युतांक है उसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है। उसी प्रकार से पारगम्यता म्यू का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर होता है। ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ है? यह दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न होता है। यह जो एप्सिलॉन है आपका यानी कि परावैद्युतांक है वो ध्रुवण की वजह से उत्पन्न होता है और म्यू जो होता है ये चुंबकन की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है। उसी प्रकार से जी जो है यह गुरुत्वीय बल क्षेत्र के अंतर्गत होता है। एप्सिलॉन जो है परावैद्युतांक विद्युतीय क्षेत्र की स्थापना करता है और म्यू जो है चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं में आप इनकी तुलना कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में 3 भाग हैं। पहला भाग ए, उसमें क्या बोला गया? विभव प्रवणता को परिभाषित करिए। विभव प्रवणता क्या है? विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dV/dl। विभव प्रवणता को हम दर्शाते हैं किससे? E से, तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब, दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके इस जंक्शन के लिए धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं किरचॉफ के नियम में जो किसी संधि पर आने वाली धारा होती है वो धनात्मक और संधि से बाहर जाने वाली धारा होती है वो ऋणात्मक। तो उसी नियम का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप हल निकाल सकते हो 5a + 2a - 4a - ia। तो यहाँ से आपको 7a - 4a - ia इज इक्वल टू 0 या ia इज इक्वल टू 3 एम्पियर, यानी आई का मान कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा स में क्या कहा गया? तड़ित किसे कहते हैं? इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लिखिए। तड़ित क्या है? यह प्राकृतिक रूप से होने वाला विद्युत विसर्जन है जिसके दौरान वातावरण में उपस्थित दो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है। जब तक कि दोनों की ऊर्जा स्तर बराबर ना हो जाए। प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य लगभग 10⁻12 वाट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर के आपका असाइनमेंट का हल जो है वो ख़त्म हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फ्यूचर में भी जो आपके असाइनमेंट्स आएंगे, चाहे वो पाक्षिक मूल्यांकन हो या मासिक मूल्यांकन हो, उसके हल हम समय से देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी फ्यूचर में हम और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।